संविधान जो होता है नियमों कानूनों का एक ऐसा संकलन होता है जो किसी देश का शासन अच्छे तरीके से चलाने के लिए आज से यहाँ के राजा हम और यहाँ की सरकार हम चलाएंगे, जो हम कहेंगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आज की यात्रा में स्वागत है। और आज की यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है भारतीय संविधान की विशेषताओं से, कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, हमारे संविधान का क्या काम है, और जो किसी देश के लिए किसी संविधान की क्या भूमिका होती है, और कोई देश किसी संविधान से कैसे चलता है, किस देश का संविधान आपका लिखित है, किस देश का संविधान आपका अलिखित है, किस संविधान को लिखा गया है, किस संविधान को पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए चला आ रहा है, मीन्स परंपराओं से आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, उस चीज की विशेष जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। तो आज की यात्रा हमारी है संविधान की विशेषताएं, यानी कि कह सकते हैं भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि सर संविधान क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। यू कैन से हियर कि जो संविधान होता है नियमों और कानूनों का ऐसा एक संकलन होता है जो किसी देश का शासन चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि आप सीधी सी भाषा में ऐसे समझिए कि संविधान जो होता है नियमों कानूनों का एक ऐसा संकलन होता है जो किसी देश का शासन अच्छे तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है। ये संविधान का एक मेन, आप इसको डिफाइन समझ सकते हैं, इसको आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। इसके बाद में संविधान के कुछ कार्य और देख लेते हैं। संविधान जो होता है बुनियादी नियमों का कुछ, कह सकते हैं बुनियादी नियमों का कुछ ऐसा समूह हमें उपलब्ध कराता है जिसमें समाज में संयोग बना रहे, सामंजस्य बना रहे, समाज में एकता की भावना बनी रहे। यानी कि हम कह सकते हैं संविधान जो होता है बुनियादी नियमों का हमें एक ऐसा समूह प्रोवाइड कराता है, ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज में हमारे क्या बना रहे, संयोग बना रहे, एकता बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, और समाज में विश्वास बना रहे, और सामाजिक जो लोग होते हैं, समाज के लोग जो होते हैं आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकें, ईर्ष्या को दूर भगा दें, ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान का अगला काम है वो संविधान ये तय करेगा कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति आया, दौड़ते हुए चला आया, उसने कह दिया आज से यहाँ के राजा हम और यहाँ की सरकार हम चलाएंगे, जो हम कहेंगे वो वही इस देश की जनता को, इस गांव के जनता को, इस जिले की जनता को, इस शहर की जनता को करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान ये कहता है कि संविधान ये तय करेगा, यानी कह सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि किसी भी गवर्नमेंट को कैसे बनाना है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बनेगी या राजतांत्रिक सरकार बनेगी, मीन जनता की सरकार होगी या सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में सरकार होगी, ये हमारा तय करता है संविधान। ओके, और हम समझ जानते हैं कि जो भारत का संविधान है या भारत देश जो हमारा है वो लोकतांत्रिक देश है, मीन्स जनता की सरकार है। जनता की ही इच्छा अनुसार जो भी हम लोग नेता चुनते हैं, वो जो भी अपना हम मंत्री नेता चुनते हैं, अपने दल का नेता चुनते हैं, वो जनता ही चुन करके संसद में भेजती है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं संविधान का जो अगला काम है, ये क्या करता है, सरकार पर सीमाएं लगाती है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसका जो अगला काम है, संविधान का जो अगला काम है वो सरकार पर सीमाएं लगाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने सरकार को चुन लिया, सरकार को इलेक्ट कर लिया और उसको हमने सत्ता दे दी, उसको गद्दी दे दी, बैठा दिया। अब ऐसा है कि उसको हमने गद्दी तो दे दी, अब कुछ समय बाद उसने क्या किया, अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी नहीं, संविधान ये भी हमारा प्रोवाइड कराता है, हमें ये भी सुविधा देता है कि जो सरकार आप चुन करके भेज रहे हैं, जिसकी आप सरकार बनाने में, यानी जनता जिसकी सरकार बना रही है, उस पर वो लगाम भी लगाता है। यानी कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाता है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, और जिस उद्देश्य से जनता ने इस सरकार को चुना है उस उद्देश्य को सरकार पूरा करे, ऐसी संविधान में व्यवस्था है। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे अपने समझते हैं, संविधान सरकार को जनता की इच्छा पूरी करने की क्षमता भी प्रदान करता है ताकि समाज में हमारा जो समाज है वो न्यायपूर्ण तरीके से चल सके। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम सरकार को या अपने पक्ष के नेता को चुन करके भेजते हैं तो उसको यह समता प्रदान कराता है कि आप अपने क्षेत्र के जनता को सब सुविधाएं प्राप्त कराइए, जिससे उस क्षेत्रीय जनता को न्यायपूर्ण समाज मिल सके, न्याय मिल सके और किसी के साथ भेदभाव न हो। यानी कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि संविधान का सीधा सा मतलब है अपने देश में कि भेदभाव को दूर करना, समानता की भावना को जन्म देना। और तो इसमें हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जो संविधान हमारा है नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन है जो किसी देश में शासन चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब इसके अगले पॉइंट पे हम लोग समझते हैं आकर के कि जो भारतीय संविधान यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताएं क्या है। तो क्वालिटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा
कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भारत की संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस संविधान जो हमारा हो सकता है वो लिखित भी हो सकता है, संविधान जो हमारा हो सकता है वो अलिखित भी हो सकता है। तो लिखित और अलिखित संविधान को हम कैसे समझेंगे, इसके अंतर को कैसे पकड़ पाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। जो हमारा लिखित संविधान है, मीन्स कह सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखित संविधान है, उसमें आप कैसे समझोगे कि सर जो लिखित है कि अलिखित है, तो आप सीधी सी भाषा में समझ जाइए कि जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि जब दूध और पानी का हम लोग मिक्सचर करते हैं, यदि हम दूध की मात्रा को ज्यादा करते हैं तो रंग वही आ जाता है, यदि पानी की मात्रा को बढ़ाते जाए तो एक तरीके से पानी ही बना रहता है, दूध नहीं बनता है। वैसे आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि हमारा जो लिखित संविधान होता है, जब लिखित संविधान में लिखने का वाला अंश जो होता है, लिखित अंश ज्यादा होता है और अलिखित अंश कम होता है, यानी कि लिखित अंश आपके पास ज्यादा होगा और अलिखित अंश कम होगा, तब आप कहेंगे संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। और भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं लिखित संविधान की और क्या विशेषताएं होती है, तो हम कहेंगे लिखित संविधान जो होता है हमारा, ये निर्मित होता है। निर्मित होता मतलब इसमें नियमों कानूनों का संकलन किया जाता है, इसको रचा जाता है, धीरे धीरे लिखा जाता है, इस चीज को आप समझेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जो लिखित संविधान होता है वो निर्मित होता है। इसके बाद में हम ये भी समझेंगे जो लिखित संविधान होता है इसके लागू होने की एक तारीख होती है, एक तिथि होती है। ऐसा नहीं कि जब मनाया लागू कर दिया, अब मनाया हटा दिया, ऐसा नहीं। जो लिखित संविधान होगा उसको लागू करने की एक अपनी तिथि होगी, डेट होगी, तारीख होगी। अब जो लिखित संविधान होता है इसमें सरकार जो होगी या संविधान कह दीजिए, वो आपकी एकात्मक सरकार भी हो सकती है, यूनिटरी गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी संघात्मक सरकार भी हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, इसके बाद में अर्ध संघात्मक सरकार हो सकती है, क्वासी फेडरल सरकार हो सकती है। यानी कि आप ये समझ जाइए कि जो हमारा लिखित संविधान होता है इसमें जो हमारी गवर्नमेंट बन सकती है, एकात्मक गवर्नमेंट बन सकती है, मींस यूनिटरी बन सकती है, संघात्मक बन सकती है, मींस फेडरल बन सकती है, और अर्ध संघात्मक बन सकती है, मींस क्वासी फेडरल भी बन सकती है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान में जो पावर होती है, जो कह सकते हैं शक्ति होती है, वो न्यायपालिका के पास होती है, जुडिशरी के पास होती है। तो आप कह सकते हैं कि लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसको प्रदान की जाती है, तो वो प्रदान की जाती है न्यायपालिका को। अब इसमें अगले पॉइंट पे जब हम लोग समझेंगे आकर के, तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो लिखित संविधान है, यानी कह सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से हियर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका जो संविधान है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो 1789 में लागू हुआ था, यानी 1789 में लागू हुआ था। इसमें केवल 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है, यानी कि ये छोटा है, कैसा है, छोटा सा संविधान है। लेकिन आपसे ये कहा जाएगा कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, तो यूएसए का है। कब लागू हुआ था, 1789 में लागू हुआ था। इसके बाद आते हैं अपने प्यारे से देश भारत के संविधान में। जो भारत का संविधान है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इट्स बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमारे पास 395 यानी 395 आर्टिकल है और 8 अनुसूचियां यानी 8 शेड्यूल्स हैं। तो आपसे ये कहा जाएगा कि लिखित संविधान कब होगा, तो जब आप कहोगे लिखित संविधान में जब लिखित की मात्रा ज्यादा होगी, अलिखित की मात्रा कम होगी, तब आप कहोगे लिखित संविधान है। लिखित संविधान निर्मित होता है, इसके लागू होने की तारीख होती है। ये लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्ध संघात्मक मींस क्वासी फेडरल हो सकता है। लिखित संविधान में जो सर्वोच्च यानी पावर है, यानी कि कह सकते हैं हमारे पास शक्ति है, वो किसके पास होती है, न्यायपालिका के पास होती है। सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है, जो कि 1789 में लागू हुआ था। इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। इसके बाद में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां हैं। और इसमें एक दो देश हमारे पास और है जिनके पास में लिखित संविधान है, वो है फ्रांस और जर्मनी। तो आपसे ये कहा जाएगा फ्रांस देश में कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है। जर्मनी देश में कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं कि सर जो अलिखित संविधान होता है इसकी क्या क्वालिटीज होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो उस चीज को भी हम समझते हैं। उस चीज को बिल्कुल बारीकी से समझते समझते आपके सामने आएगा, तो देखिएगा आपके सामने आ रहा होगा, समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास अलिखित संविधान होगा। अब जैसे आपने देखा कि सर लिखित संविधान में जब लिखित की मात्रा ज्यादा होती है, यानी लिखित का अंश जब कम होता है, तो वो हमारा लिखित संविधान बनता है। अब ऐसे ही आपके पास जो अलिखित संविधान होता है, इसमें अलिखित की मात्रा ज्यादा होगी और लिखित की मात्रा कम होगी, यानी कि अलिखित का जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा होगा और अलिखित का चैप्टर आपका छोटा होगा, तो वो आपका बनेगा जाकर के अलिखित संविधान, यानी कि इसमें आपका अलिखित अंश ज्यादा होगा। अनरिटन पॉइंट्स ज्यादा होंगे और रिटन पॉइंट्स आपके पास कम होंगे, तो आप कह सकते हैं इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
और जो आपके अलिखित संविधान होते हैं जब डेवलप्ड होते हैं यानी विकसित होते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। जैसे मीन्स कोई नियम बना दिए गए, वही नियम सदियों से फॉलो होते 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 आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं जो हमारा लिखित संविधान होता है, जो विकसित होता है, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ओके, अब कह सकते हैं कि हमारे पास जो अलिखित संविधान होता है, इसके लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है, और लिखित संविधान में लागू होने की तारीख होती है। और अलिखित संविधान में जो हमारी सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट बनती है। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट हमारे पास बनती है। और जो हमारे पास अलिखित संविधान होता है, जिस देश में अलिखित संविधान होता है, वहां पे जो सुप्रीम पावर होती है, यानी कि जो शक्ति होती है, वो होती है लेजिस्लेचर के पास में, विधायिका के पास में होती है। बट अलिखित संविधान में न्यायपालिका के पास यानी कि जुडिशरी के पास होती है। और अलिखित संविधान आपके पास कुछ देशों में, जो कि यहाँ पे बताया गया है आपको, कि ब्रिटेन देश में, न्यूजीलैंड में, इजराइल में और सऊदी अरब में, यानी आपसे ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में किस प्रकार का संविधान है, तो आप बताओगे अलिखित संविधान है। और ब्रिटेन में किस प्रकार का है, तो आप कहोगे अलिखित है। और न्यूजीलैंड में अलिखित है। वैसे ही आपसे कह दिया जर्मनी में कैसा है, तो आप बताओगे लिखित संविधान है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं आकर के, कि लिखित संविधान में अलिखित की मात्रा ज्यादा होगी, निर्मित होगा, ये लागू होने की तारीख होगी, ये एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक कैसा भी हो सकता है, इसमें कैसी भी सरकार हो सकती है, सॉरी यहाँ पे सरकार लिख दिया, कैसी भी सरकार हो सकती है। इसमें न्यायपालिका के पास शक्ति होगी। यूएसए जो देश है, जो इसके पास फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें 7 आर्टिकल है। इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 आर्टिकल है और 8 अनुच्छेद हैं। और फ्रांस और जर्मनी का जो संविधान है, वो भी आपका लिखित संविधान है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे लिखित संविधान में आए हुए थे, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। और हमको पता है कि जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे आकर के, सर एकात्मक सरकार कैसी होती है, संघात्मक सरकार कैसी होती है और अर्धसंघात्मक सरकार कैसी होती है, यानी कि एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक की भी बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं उसके आगे की श्रृंखला में कि एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और अर्धसंघात्मक सरकार में क्या विशेषताएं थी, कि एकात्मक सरकार कैसी होती है, संघात्मक सरकार कैसी होती है और अर्धसंघात्मक सरकार कैसी होती है। मींस यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड क्वासी फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जब आप देखेंगे आकर के कि हम लोगों ने इससे पहले जान लिया कि जो हमारा जो लिखित संविधान होता है उसमें 3 तरीके की विशेषताएं होती हैं। एकात्मक यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है एंड क्वासी फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। तब उसकी विशेषताओं में जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है एकात्मक सरकार, मींस कह सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और जब जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, मींस एकात्मक सरकार होती है, वहां पे जो पावर होती है, पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, मींस का पावर का केंद्रीकरण होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति होती है, पूरा का पूरा पावर होता है। ऐसा केवल संभव है एकात्मक सरकार में, यानी आप कह सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में ही जो हमारे पास पावर होती है उसका सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कह सकते हैं केंद्रीयकरण होता है। यानी कि इसमें आप ये समझेंगे केंद्रीकरण का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का होना। ओके, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी की पूरी पावर होगी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब एक ही व्यक्ति के पास पूरी की पूरी पावर होगी तो वो उसी पावर का यूज करेगा और अपना मनमानी काम जो करेगा वो कर सकता है। इसके बाद में एकात्मक सरकार में कुछ और क्वालिटीज हो सकती हैं। एकात्मक सरकार वहां हो सकती है जहां पे कम क्षेत्रफल होगा और कम जनसंख्या होगी। जब कम क्षेत्रफल होगा, कम जनसंख्या होगी, तो वहां पे एकात्मक सरकार अच्छे से काम कर सकती है। और वहां पे ये एकात्मक सरकार वहां हो सकती है जहां पे केंद्र और राज्य के मध्य विवाद कम होता है, मींस झगड़े कम होते हैं, यानी केंद्र और राज्य के मध्य यदि झगड़े कम है, वहां पे कौन सी सरकार बन सकती है, एकात्मक सरकार बन सकती है। अब एकात्मक सरकार में एक खास फीचर ये होता है, यहाँ पे निर्णय की जो निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं, जो निर्णय होते हैं विवादों के, बहुत तेजी से होते हैं। और ये सरकारें जो होती है कम खर्चीली होती है, यानी कि ज्यादा खर्चे में ध्यान नहीं देती, ज्यादा खर्चा नहीं करती हैं। और जो एकात्मक सरकार है हमारे पास, ये ब्रिटेन में है, जापान में और फ्रांस में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो मेन पॉइंट आपका निकल के आता है कि जो एकात्मक सरकार होती है उसमें शक्ति जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी कह सकते हैं उसके शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। इसमें एक व्यक्ति के पास शक्ति होती है। और किस देश में है, तो आप बताओगे ब्रिटेन, जापान और फ्रांस में कैसी सरकार है, एकात्मक सरकार है, मींस यूनिटरी गवर्नमेंट है। अब इसमें फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन
डिसेंट्रलाइजेशन होता है मीन्स विकेंद्रीकरण होता है, यानी पावर का बंटवारा होता है। पावर का क्या होता है? बंटवारा होता है मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी पावर यानी शक्तियां बंट जाती हैं केंद्र और राज्य सरकार में, यानी कह सकते हैं सेंटर की गवर्नमेंट में और स्टेट की गवर्नमेंट में शक्तियां बंट जाती हैं। और जो संघात्मक सरकार है वो कहाँ कहाँ पे? यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है और जर्मनी में, यानी कह सकते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जर्मनी में कैसी सरकार है? संघात्मक सरकार है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है मीन्स विकेंद्रीकरण हुआ है, और यहाँ पे द्वैध सरकार काम करती है मीन्स डुअल गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे मीन्स केंद्र पे और राज्य दोनों में अब मीन्स कर सकते हैं केंद्र के पास शक्तियां होती हैं और राज्य के पास भी अपने काम करने के अधिकार होते हैं, यानी कि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। और जहाँ पे संघात्मक सरकार होती है वहां पे क्षेत्रफल बड़ा होगा और ज्यादा जनसंख्या होगी, यहाँ पे निर्णयों में देरी होती है और ये सरकारें जो होती हैं ज्यादा खर्चीली होती हैं। तो आपसे कहा जाएगा कि एकात्मक सरकार ज्यादा खर्चीली होती है संघात्मक, तो आप बोलोगे संघात्मक सरकार ज्यादा खर्चीली होती है। कनाडा देश में कौन सी सरकार है, एकात्मक या संघात्मक? तो संघात्मक सरकार है। किस सरकार में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन होता है? तो संघात्मक सरकार में होता है। सेंट्रलाइजेशन किसमें होता है? एकात्मक सरकार में होता है। भारत में कैसी सरकार है? तो आप बताओगे संघात्मक सरकार है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि केसी बेयर के अनुसार भारत में कैसी सरकार है, तो अर्ध संघात्मक सरकार है। कैसी सरकार है? अर्ध संघात्मक सरकार है। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तीसरे नंबर पॉइंट में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। ओके, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट में जब आओगे तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो सरकार है वो कैसी है? अर्ध संघात्मक। किसने कहा था? केसी बेयर ने कहा था कि जो भारत में संविधान है या भारत की जो सरकार है अर्ध संघात्मक मीन्स क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। जो किसने कहा था? केसी बेयर ने कहा था। इसमें जो होता है अर्ध संघात्मक जो सरकार होती है, अर्ध संघात्मक जो संविधान आपका है, राज्यों का अस्तित्व होगा। राज्यों का अस्तित्व होगा मीन्स राज्य अपने काम करेंगे, निर्णय लेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। मीन्स निर्भर किस पे होंगे? केंद्र पे ही निर्भर होंगे। अब जो शक्ति होगी वो केंद्र के पास होगी मीन्स सुप्रीम पावर अर्ध संघात्मक सरकार में केंद्र के पास होगी। और राज्यपालों की नियुक्ति यानी कि जितने भी आपके राज्य होते हैं, राज्यों का जो मुखिया होता है, गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अब इसके बाद में जो आपातकाल की शक्तियां होती हैं, पावर ऑफ इमरजेंसीज जो होती हैं, वो भी किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। तो आपसे ये कहा जाएगा कि किसी देश में अर्ध संघात्मक सरकार है तो बताइए वहां पे आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य के पास होगी या केंद्र के पास होगी या इनमें से कोई नहीं? ए बी दोनों के पास होगी। तो आप बताओगे केंद्र के पास होगी। आपसे कहा जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। राज्यों का अस्तित्व होगा लेकिन केंद्र पर निर्भर होगा। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। किसने कहा था? केसी बेयर ने कहा था। अब भारत का संविधान क्यों अर्ध संघात्मक, ऐसा क्यों कहा गया था? तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, विभाजन हुआ है। इस सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने जाना कि उन्होंने इस संविधान को भी चुना, यानी कहा कि जो भारत का संविधान होगा उसको अर्ध संघात्मक ही माना जाए। क्यों माना जाए? क्योंकि उन्होंने ये माना कि जो अर्ध संघात्मक होगा इससे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी, यानी यूनिटी और डाइवर्सिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी आपकी। और इसमें क्या बताया? राज्य अपनी संस्कृति को बचाएंगे। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि राज्य अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे और देश से अलग नहीं हो पाएंगे, यानी देश से अलग नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं अलग हो पाएंगे? क्योंकि केंद्र पर निर्भर होंगे और सुप्रीम पावर किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे आते हैं, पूरे देश में एक जैसा विकास हो सकेगा। यानी कि आप ये समझ जाइए कि जहां पे अर्ध संघात्मक सरकार होगी, सीधा सा मतलब है उसमें सुप्रीम पावर केंद्र के पास होगी। जब सुप्रीम पावर केंद्र के पास होगी तो जितने भी राज्य होंगे उन सभी राज्यों में समान विकास होगा और समान गति से पूरा देश आगे बढ़ेगा। समान गति से जितने भी उसके हिस्से होंगे, जितने भी उसके राज्य होंगे, समान गति से आपके आगे बढ़ेंगे। इतनी बात आपने क्लियर कर ली होगी कि जो लिखित संविधान है उसके जो अंश होते हैं, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और अर्ध संघात्मक सरकार। और जो आपके पास एकात्मक सरकार होगी उसमें शक्ति का केंद्रीकरण होगा, संघात्मक में विकेंद्रीकरण होगा, अर्ध संघात्मक में राज्यों का अस्तित्व होगा मीन्स राज्य अपने काम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय की क्षमता या अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। तो आई थिंक अब आपने समझ लिया होगा। यदि समझ लिया होगा तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।